नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। बांग्ला भाषा में मेजदा का अर्थ होता है मझले भैया। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे तो किसी बात को लेकर के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच मतभेद हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश तो ले लिया, किंतु उनके मन में सेना के प्रति स्थान बना ही रहा। खाली समय में उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर इसके पश्चात 1919 में बीए की ऑनर्स परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु देखते हुए केवल एक ही बार वह परीक्षा में बैठ सकते थे। इसके लिए उन्होंने 24 घंटे का समय लिया यह सोचने के लिए कि वो परीक्षा में बैठे या ना बैठे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वो परीक्षा देंगे। 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में उन्हें दाखिला नहीं मिला। किसी प्रकार किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। सुभाष के दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद एवं महर्षि अरविंद घोष के विचार छपे पड़े थे। इस कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 22 अप्रैल 1921 को वो भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपास की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। स्वदेश लौटने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का शुभारंभ हो गया। सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ है। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक को मारना चाहता था, लेकिन उसने गलती से एक व्यापारी को मार डाला, जिसके पश्चात उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस बात से सुभाष बहुत ही व्याकुल हुए और उसके शव को उन्होंने विधि विधान से उसका दाह संस्कार किया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र माना और उन्हें बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास का भी निधन हो गया। म्यांमार के कारागृह में रहते हुए सुभाष तपेदिक से बीमार थे। उनकी स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। उन्हें किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सरकार मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके खतरों से वो अनजान नहीं थी। वो चाहते थे कि सशर्त ये अपनी बात मान ले और यूरोप चले जाएं और कभी भी वापस न लौट के आए, जिसे सुभाष ने मानने से इनकार कर दिया। किंतु बाद में जब उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए।
1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसीलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर इस बार वह यूरोप जाने के लिए राजी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहाँ वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वेलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे, उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। इसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, मगर उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई ने मरने से पहले अपना समस्त संपत्ति सुभाष के नाम कर दी थी, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके खिलाफ थे। उन्होंने उन पर मुकदमा चलाया और मुकदमे को जीतने के पश्चात वो सारी संपत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी। 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वो कलकत्ता गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखने के बाद वापस उन्हें यूरोप भेज दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं और ऐसा कहें कि लगभग इस घटना की जानकारी 1993 में हुई कि सुभाष चंद्र बोस की एक पत्नी भी है और एक बच्ची भी है। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता थी। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करवाई। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और इन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी की सख्त कानूनों को देखते हुए दोनों ने 1942 में बॉड गॉस्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई, अनीता 3.25 साल की थी। अनीता अभी जीवित हैं। उसका नाम अनीता बोस फॉप है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने के लिए अनीता फॉप कभी कभी भारत भी आती है। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ से किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के नेतृत्व में चिकित्सीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे, मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई। इस दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के
इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो किसी प्रकार से झुके नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें हटाना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का सुझाव किया। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाए रखने के लिए निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं सुनी। जब कोई समझौता न हुआ तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में सुभाष को 1580 और सीतारामैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे अभी खत्म नहीं हुए। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया के हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथी नहीं माने। इसके पश्चात आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है और उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष का विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस से काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयं सेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य के भी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया। नज़रबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में घर से निकल भागे। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गुमोह तक पहुंचाया। गुमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह से मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफ़र में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफ़र पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा।
सफल न होने पर जर्मन और इटालियन दूतावास में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में ऑरलैंडो मैज़ोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रांट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर का भारत के विषय में कोई विशेष रुचि नहीं थी, सो उसने कोई भी मदद का वादा। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक एक आत्मचरित्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत और भारतीयों की बुराई की थी। सुभाष के विरोध और नाराजगी जताने पर उसने यह माफ़ी भी मांगी और कहा कि अगले संस्करण में यह अनुच्छेद हटा दिया जाएगा। सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी उन्हें कुछ भी देने वाले नहीं है, उनसे कोई सहयोग न मिलने वाला है, तो 1943 8 मार्च को वो कील बंदरगाह जर्मनी के कील बंदरगाह में थे और साथ ही आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया को निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर गई। वहां वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना की पनडुब्बियों द्वारा व्यक्तियों का यह आदान प्रदान पहली बार हुआ था। जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचाकर आई। पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंपा था। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद में के सामने भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सुबह सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद यानी स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उससे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, लेकिन नेताजी झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस की सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए।
इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई थी, यानी कि रात के 9 बजे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने उसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया। यह याचिका सरकार संगठन इंडियाज स्माइल द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रॉ खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों के प्रतिवादी बनाया गया है। अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक भी लिखी, भारत का संघर्ष, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा रही थी, जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना से स्पष्ट रूप में चलता है। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अनगिनत पत्र लिखे, भाषण दिए और रेडियो के माध्यम से भी उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। पत्रों की एक बड़ी मात्रा उनके निजी जीवन से भी संबंध है।